Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 जो प्लांट की रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है कोशिकांग उसमें इस पूरी प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें एनवायरनमेंट से CO2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में और उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फूड। इस कंप्लीट प्रोसेस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है, जो जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलती है, और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो एज ए सभी इकोसिस्टम के सभी जो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैं सभी के लिए एज ए फूड के रूप में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन को अगर हम देखें तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। इसमें ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ग्रेनम कहलाता है, ग्रेना, और उसके बाद ये बाकी पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है। जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रेना में होती है एंड जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। अगर हम एक ग्रेना की अगर बात करें तो एक ग्रेना एक थाइलेकोइड कहलाता है, और थाइलेकोइड की ये ल्यूमेन है, ये दोहरी झिल्ली है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ PS फर्स्ट, PS सेकेंड, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ATP सिंथेज, ये सारे लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और एक ग्रेनम थाइलेकोइड कहलाता है, और थाइलेकोइड के अंदर ही PS फर्स्ट एंड PS फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड होते हैं, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट है। इस प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू ATP व NADPH का निर्माण होता है। NADPH इसको बोलते हैं एसिमिलेशन पावर। इस एसिमिलेशन पावर का यूज करके डार्क रिएक्शन में जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन होता है, C6H12O6 के रूप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी या जो रिड्यूसिंग पावर चाहिए वो सारा ATP व NADPH के रूप में आता है, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनमें प्रिंसिपल या मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल A होता है। इनके अलावा SS3 पिगमेंट प्रिंसिपल पिगमेंट क्लोरोफिल A, और इनके अलावा SS3 पिगमेंट होते हैं इसमें क्लोरोफिल B, C, D, कैरोटीनोइड्स, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सारे पिगमेंट होते हैं, SS3 पिगमेंट होते हैं। और मेजर या प्रिंसिपल पिगमेंट क्लोरोफिल A होता है, जो PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर होता है। SS3 पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A के पास एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है।
क्लोरोफिल ए व बी की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल ए में यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल होता है और क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इनकी स्ट्रक्चर हम देखें, क्लोरोफिल ए हो या बी हो, एक पोरफायरिन हेड होता है, बाकी का पार्ट ये फाइटोल टेल और ये पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड में टेट्रापायरोल रिंग होती है और उनके सेंटर में मैग्नीशियम Mg+2 आयन होता है, उसके चारों टेट्रापायरोल रिंग, और ये पोरफायरिन हेड का निर्माण करता है और बाकी ये फाइटोल टेल। और क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी में मेजर डिफरेंस, क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है 3 नंबर कार्बन पे, एंड क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप होता है। इनके अलावा फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनोइड, अल्फा कैरोटीनोइड, बीटा कैरोटीनोइड, फाइकोबिलिन्स, ये सारे पिगमेंट होते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप को फोटोसिस्टम फर्स्ट भी कहते हैं, PS फोटोसिस्टम सेकंड भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि PS फर्स्ट एंड PS सेकंड में अंदर क्या है। फोटोसिस्टम फर्स्ट, molecular oxygen is not involved in this system. PS first is located in the outer surface of the thylakoid appraised region of the grana. अगर हम देखें तो इस प्रकार जो ग्रेना है, इनका जो आउटर रीजन है, जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, यहाँ पे PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है और द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट इज P700। P700 रिएक्शन सेंटर होता है PS फर्स्ट का। इसका मतलब ये मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक लाइट 700 नैनोमीटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। PS फर्स्ट बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे में, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो लाइट रिएक्शन के पाथवे हैं, दोनों में पार्टिसिपेट करता है PS फोटोसिस्टम फर्स्ट। Photosystem first produce a strong reductant which reduce NADP to NADPH2। NADP reductase कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ PS फर्स्ट के पास होती है। तो PS फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना या थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है। इसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है और ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। अब PS सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड, इसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है क्योंकि ये 680 नैनोमीटर लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है और ये ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पार्टिसिपेट करता है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से मोलिकुलर ऑक्सीजन का रिलीज होगा। तो PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर 680 होता है और PS सेकंड ही रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, और लोकेटेड इनर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड इन स्ट्रोमा एंड नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेना। ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में PS सेकंड प्रेजेंट होता है, और जो एप्रेस्ड पार्ट होता है बाहर वाला, वो उसमें PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है। तो PS सेकंड सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में सिर्फ PS सेकंड, ये बहुत बार पूछा गया है कि PS सेकंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करता है जिससे मोलिकुलर ऑक्सीजन निकलेगी, और NADP रिडक्टेज कैपेसिटी सिर्फ PS फर्स्ट में होती है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनोइड्स, जो लाइट एनर्जी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन के रूप में पहले एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, और उसी लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट
shows the amount of light absorbed at the different wavelength। किस डिफरेंट वेवलेंथ में कौन सी वेवलेंथ की लाइट को किस कैपेसिटी के अनुसार एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश होता है, उसी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और अवशोषण स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है कि प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं कौन से लाइट को, कौन सी नैनोमीटर की लाइट को किस लेवल तक एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट से किस प्रकार, जैसे ये अगर हम कहें ये एब्जॉर्प्शन है तो इस प्रकार ये अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमेशा ब्लू लाइट एंड उसके बाद रेड लाइट में होता है। ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है, तो ये शो करता है कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को किस लेवल तक एब्जॉर्ब करता है। इट रिक्वायर ए सिंगल एक्सपोजर ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी रिक्वायर द फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम एब्जॉर्वेशन होता है वो ब्लू लाइट में होता है और उसके बाद रेड लाइट में एब्जॉर्वेशन होता है। अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, इट शोज द यूज ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन फोटोसिंथेसिस। It is the graphic representation of the rate of photosynthesis at different wavelength of light। जो एब्जॉर्ब लाइट है, कौन सी लाइट पे किस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो स्पेक्ट्रम है उसका किस लेवल तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज होता है उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये क्वांटम यील्ड है। क्वांटम यील्ड उसको बोलते हैं कि एक मोलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करने में कितने लाइट या फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्वांटम यील्ड कहते हैं। और क्वांटम यील्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस और उसके बाद रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है और रेड लाइट के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। ये लैम्डा, ये एब्जॉर्प्शन है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिर्फ अवशोषण को देखा जाता है पिगमेंट्स के द्वारा, और एक्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब किए गए जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उस लाइट में कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का रेट कितना है उसको एक्शन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट में होता है, उसके बाद रेड लाइट में होता है। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद एमर्सन ने फोटोसिंथेसिस में दो इफेक्ट का स्टडी किया। तो एक तो है एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड सेकंड है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है कि क्वांटम यील्ड या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ब्लू लाइट के बाद रेड लाइट में मैक्सिमम होती है और रेड लाइट में 680 के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रामेटिकली या ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट कि आफ्टर रेड लाइट 680 नैनोमीटर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में शार्पली डिक्रीज होता है। कि फार रेड की लाइट्स फोटोसिंथेसिस में इतनी एफिशिएंट नहीं होती, रेड लाइट के जस्ट बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत अधिक गिर जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसके बाद सेकंड है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड लाइट लें उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें और फार रेड लाइट लें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें। फॉर एग्जांपल अगर रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 20 है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और फार रेड में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10 है,
तो अगर दोनों लाइट को हम एक साथ यूज करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 40 के आसपास होती है। तो इसका मतलब दोनों के योग से ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जब रेड लाइट और फार रेड लाइट को दोनों को मिक्स लाइट के रूप में अगर हम यूज करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की कोई क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस इफ़ेक्ट को एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट बताया। और इस इफ़ेक्ट से एमर्सन ने जो फोटो सिस्टम है, दो PS फर्स्ट एंड PS सेकंड होते हैं, इन फोटो सिस्टम का डिस्कवर किया कि फोटो सिस्टम जो रेड लाइट एंड फार रेड लाइट दोनों में इफ़ेक्टिव होते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। अगर हम फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन देखें तो कंप्लीट रिएक्शन को थोड़ा सा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइट रिएक्शन, इसको ग्रेनल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, इसलिए इसको ग्रेनल रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है डार्क रिएक्शन, CO2 फिक्सेशन या CO2 रिडक्शन रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस इस डार्क रिएक्शन को कोई अफेक्ट नहीं डालेगी, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन में हम अलग अलग लाइट रिएक्शन की स्टडी हम अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे इसमें हम एक तो देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है एंड सेकंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड थर्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगी जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बनेगी। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP व NADPH का निर्माण होगा। साइक्लिक व नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP व NADPH का निर्माण होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का नॉन साइक्लिक फ्लो होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें हमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगी जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होगी, और इसके अलावा साइक्लिक व नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP व NADPH बनेगी जो एसिमिलेशन पावर कहलाती है, एसिमिलेशन पावर। और इसी एसिमिलेशन पावर का यूज करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, और इस प्रोसेस में CO2 को रिड्यूस किया जाता है C6H12O6। ये कंप्लीट प्रोसेस है डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन में एनवायरनमेंट से CO2 ली जाती है, उसके बाद ATP व NADPH जो रिड्यूसिंग पावर है, एसिमिलेशन पावर है, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बनती है, उसका यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये ग्लूकोज सभी प्लांट के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एज ए फूड के रूप में यूज होता है। तो डार्क रिएक्शन को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। C3 साइकिल, जिसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं, ये मेजर पाथवे होता है, क्रिटिकल पाथवे होता है CO2 के रिडक्शन का, ये सभी प्लांट में प्रेजेंट होता है। C4 साइकिल हैच स्लैग पाथवे बोलते हैं, कुछ प्लांट में C3 के साथ साथ C4 पाथवे भी होता है। C4 पाथवे एक एडेप्टेशन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए, एडवर्स एनवायरनमेंट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बनाए रखने के लिए C4 पाथवे। ऐसे ही कैम पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, जो सुक्यूलेंट प्लांट जैसे ओपनसिया, नागफनी, इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें भी अडेप्टेशन होता है
नाइट में एसिडिफिकेशन होता है, डे टाइम पर डीएसिडिफिकेशन होता है। तो इस C3 साइकिल सभी में होता है, लेकिन कुछ प्लांट में C4 साइकिल होता है और कुछ प्लांट कैम प्लांट कहलाते हैं, इसमें कैम साइकिल चलता है। तो ये पूरा डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, PS सेकंड जो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है, PS फर्स्ट जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक पाथवे का देखेंगे। सबसे पहले लाइट एनर्जी को फोटोसिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम सेकंड के डिफरेंट टाइप तो पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इस एनर्जी को रिएक्शन सेंटर P680 के पास ट्रांसफ़र एनर्जी कर दी जाती है। उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी कारण P680 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में जल अपघटन या फोटोलाइसिस होता है 2H प्लस O2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन P680 के पास पहुँच जाते हैं। जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके P680 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में पहुँच के जो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच गया था, एक नॉन साइक्लिक पाथवे में चला गया था, तो उसके बाद P680 के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई थी उसको फुलफिल करने के लिए जल का अपघटन होता है लाइट की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन 680 ग्रहण करके एक्सेप्ट करके जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करता है। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सेकंड स्टेप है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इसी प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में निकलती है। उसके बाद प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंचता है। प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचते हैं और प्लास्टोसाइनिन से के बाद इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर या फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचते हैं, जिसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट भी एनवायरनमेंट से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से एब्जॉर्ब करता है। उसके कारण फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और इनको प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन के पास आते हैं। फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP से NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो इलेक्ट्रॉन P680 फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड के रिएक्शन सेंटर से स्टार्ट होके और NADPH के पास पहुंचते हैं और इस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन वापस जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, ATP का भी फॉर्मेशन होता है और NADP रिडक्टेज से NADP का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ये पाथवे होता है साइक्लिक, इतना ही पाथवे होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का, जो रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट फोटोसिस्टम फर्स्ट से स्टार्ट होके और
लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं और उसके बाद फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन और उसके बाद वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वहीं पर वापस इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये पाथवे है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है और इसमें सिर्फ PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। ATP का फॉर्मेशन होता है, किसी प्रकार का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता और न ही NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है। पहले हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे जिसमें PS फर्स्ट एंड PS सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और उसके कारण ही ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है। और यहाँ पर NADPH का भी सिंथेसिस होता है जो रिड्यूसिंग पावर है और प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो ATP व NADPH का निर्माण हुआ वो डार्क रिएक्शन में इनका यूज होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, PS सेकंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड, वाटर की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बाई प्रोडक्ट ग्रुप में नहीं निकलती, NADPH का भी सिंथेसिस नहीं होता और यूज टू प्रोड्यूस एडिशनल ATP इन ऑर्डर टू मीट सेल एनर्जी डिमांड। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP का निर्माण होता है और इस ATP का यूज करके जब सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP की क्वांटिटी कम होती है और NADPH की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और इस प्रोसेस में सिर्फ ATP बनते हैं और एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है, जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। और नॉर्मली सेल के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें NADPH का भी निर्माण होता है, ATP का भी निर्माण होता है और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है।